3 नवंबर 1975 को ढाका सेंट्रल जेल के सामने आधी रात को एक ट्रक रुका। उस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और इस कदरे सख्त पर सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। वहां मौजूद अफराद के मुताबिक इस ट्रक में कुछ फौजी एहलकार भी थे। ढाका में बदअमनी के बायस सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही थी। ये वो दौर था जब फौज के अंदर बगावत की अफवाहें गर्म थीं। उस वक्त अमीन अर्रहमान ढाका सेंट्रल जेल में बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम कर रहे थे। जेल खाना जात के इंस्पेक्टर जनरल ने रात गए अमीन को टेलीफोन किया और इन्हें फौरन अपने पास आने को कहा। अमीन उठे और जल्दी से जेल के मेन गेट की तरफ चले गए। वहां पहुंचे तो इन्होंने पिकअप में कुछ मुसल्लह अफराद को देखा। मेन गेट के सामने फौजी जवानों ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को एक कागज थमाया। रहमान ये नहीं जान सके कि इस पर क्या लिखा था, लेकिन जब वो मेन गेट से दाखिल हुए तो बाएं जानिब उनके कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। रहमान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि सदर साहब आपसे बात करेंगे। सना 2010 में बीबीसी बंगाली को यही वाकया बयान करते हुए अमीन अर्रहमान ने कहा कि मुझे फ़ोन पर बताया गया कि सदर इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात से बात करना चाहते हैं। मैं भागा और इंस्पेक्टर जनरल को इत्तला दी। बातचीत के बाद इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि सदर फ़ोन पर कह रहे हैं कि फ़ौजी अफसरान से बात करें, वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। मेन गेट के सामने गुफ्तगू जारी रही। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अमीन अर्रहमान ने कहा कि एक मौका पर अवामी लीग के 4 रहनुमा, जो उस वक्त जेल में थे, को एक जगह इकट्ठा करने के अहकामात दिए गए। उसके लिए जेल खाना जात के इंस्पेक्टर जनरल ने एक कागज़ पर 4 कैदियों के नाम लिखकर अमीन अर्रहमान को दिए। ये 4 नाम सैयद नज़र अल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन मंसूर अली और एच.एम. कमराल ज़मान थे। अमीन अर्रहमान के मुताबिक सैयद नज़र अल इस्लाम और ताजुद्दीन अहमद जेल की कोठरी में थे और इस दौरान कैप्टन मंसूर अली और एच.एम. कमराल ज़मान को दूसरे कमरे से उनके पास लाया गया। कैप्टन मंसूर अली ने वहां आने से पहले कपड़े बदले। अमीन अर्रहमान ये वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि ताजुद्दीन साहब उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। इनमें से किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सैयद नज़र इस्लाम साहब ने हाथ मुंह धोए। मैंने इन्हें ये बताया कि फौज आ रही है। अमीन अर्रहमान ने कहा कि चूंकि चारों रहनुमाओं को एक कोठरी में इकट्ठा करने में कुछ वक्त लगा तो इस दौरान फौजी एहलकार जेल के एहलकारों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इन्हें गालियां दे रहे थे। अमीन अर्रहमान बताते हैं कि जहां तक मुझे याद है मंसूर अली साहब इस कोठरी के जुनूब में बैठे थे। मैं मंसूर अली के नाम का इब्तिदाई लफ्ज़ एम भी नहीं बोल पाया कि उन सबको गोलियां मार दी गईं। ख्याल किया जाता है कि जेल में होने वाले कत्ल का ताल्लुक बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीब अर्रहमान के 15 अगस्त 1975 को उनके खानदान समेत कत्ल से था। जेल के अंदर इस वहशियाना कत्ल की खबर चारों लीडरों के एहलकाना को ताहाल मालूम नहीं थी। ताजुद्दीन अहमद के एहलकाना अगले रोज सारा दिन जेल में उनसे मुलाकात की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। 4 नवंबर को पुराने ढाका का एक रहायशी ताजुद्दीन अहमद के घर आया और बताया कि इसने सुबह सवेरे ढाका सेंट्रल जेल में गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं। ताजुद्दीन अहमद की बेटी समीन हसीन रीमी ने सना 2010 में बीबीसी बंगला को बताया कि 4 नवंबर को शाम 4 बजे के करीब खबरें आना शुरू हुईं कि ताजुद्दीन अहमद समेत 4 रहनुमा मारे गए हैं। ख्याल किया जाता है कि जेल में होने वाले कत्ल का ताल्लुक बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीब अर्रहमान के 15 अगस्त 1975 को उनके खानदान समेत कत्ल से था। उस वक्त ढाका कंटोनमेंट में बतौर कर्नल खिदमात अंजाम देने वाले अमीन अहमद चौधरी, जो बाद में मेजर जनरल बन गए, ने सना 2010 में बीबीसी बंगला से इस बारे में तफसील से बात की थी। उनकी वफात चंद बरस पहले हुई है। बीबीसी बंगला से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि जेल में होने वाली हलाकतें फौजी क़यादत में तनाव का नतीजा थीं। अगस्त 15 की बगावत के बाद 3 नवंबर को एक और जवाबी बगावत हुई थी। इसकी क़यादत उस वक्त के ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने की थी। जनरल अमीन अहमद चौधरी के मुताबिक 3 नवंबर की बगावत नागुज़ीर थी क्योंकि शेख मुजीब के कत्ल में मुलव्वस 6 जूनियर फौजी अफसरान बनगा भवन में सदर खूंद कर मुश्ताक की रहाइश गाह में बैठे इन्हीं को हिदायत दे रहे थे। जनरल चौधरी के मुताबिक मेजर जनरल खालिद मुशर्रफ की क़यादत में 3 नवंबर की बगावत शेख मुजीब के कत्ल में मुलव्वस 6 जूनियर फौजी अफसरान को फौज की चेन ऑफ कमांड में लाने के लिए हुई। ताहम जनरल चौधरी के मुताबिक खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत ने फौज के अंदर चेन ऑफ कमांड का सिलसिला तोड़ने का इम्कान पैदा कर दिया। यूं उस वक्त के आर्मी चीफ ज़िया अर्रहमान को खालिद मुशर्रफ के वफादार फौजियों ने पकड़ लिया। जब ढाका छावनी में ये मामलात चल रहे थे तो अवामी लीग के 4 सीनियर रहनुमाओं को जेल में हलाक कर दिया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक शेख मुजीब अर्रहमान के कत्ल के बाद से उनको कत्ल करने वाले फौजी अफसरान को एक और बगावत का खौफ था। फौज में एक तरह की अफरा तफरी थी। आला फौजी अफसरान के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश चल रही थी। एक तरफ मेजर जनरल ज़िया अर्रहमान और दूसरी तरफ मेजर जनरल खालिद मुशर्रफ। उस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड एम सखावत हसीन ढाका छावनी में मेजर के ओहदे पर काम कर रहे थे। इन्होंने इन वाक़यात को बहुत करीब से देखा था। सखावत हसीन ने बांग्लादेश खूनी बाप 1975 से 81
के नाम से एक किताब भी लिखी है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मुजीब को कत्ल करने वाले फौजी अफसरान उस वक्त सदर खौनदकर मुश्ताक अहमद के फैसलों पर हावी थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सखावत हसीन ने लिखा है कि बंगा भावन में फौजी अफसरों का छावनी के कुछ आला फौजी अफसरान के साथ तनाज़ुर चल रहा था। छावनी के सीनियर अफसरान में से कुछ का ख्याल था कि खौनदीकर मुश्ताक ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहेंगे। यूं सीनियर अफसरान के दरमियान इक़्तिदार का तनाज़ा शुरू हो गया। शेख मुजीब को कत्ल करने वाले फौजी अफसरान ने यह समझा कि किसी भी जवाबी बगावत को अवामी लीग की हिमायत हासिल होगी और ऐसी सूरत हाल में इन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए इन्होंने मनसूबाबंदी शुरू की। इन्होंने कहा कि उन फौजी अफसरान का ख्याल था कि अगर अवामी लीग में कोई बड़ा रहनुमा मौजूद ना हो तो इससे उनका रास्ता साफ हो सकता है। फौजी अफसरान का ख्याल था कि अगर चारों सियासतदानों को मार दिया गया तो जवाबी बगावत को सियासी हिमायत हासिल नहीं होगी।